नमस्कार दोस्तों, इंडियन जीएस वर्ल्ड की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। इस नए चैनल के माध्यम से हम लोग टेस्ट सीरीज चलाने जा रहे हैं जो कि एमसीक्यू के वो पैटर्न पे होगा। वर्तमान परीक्षा की परिदृश्य को देखें तो काफ़ी 3-4 चीज़ पैटर्न काफ़ी पॉपुलर है। एक कथन कारण वाला, एक भी कथनों पे पूछा जाता है, असत्य कथन को पहचाने, उस सभी चीज़ों पे बात होगी, बहुत अच्छे से बात होगी। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके राष्ट्रपति वाली जो टॉपिक है उससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। शुरू करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का पद उल्लेख है? इसको अच्छे से देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद पूछ रहा है ये। भारत के राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में है उसको आपको देखना है। भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन करें तो 3-4 क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले देखना है इसका सही आंसर क्या है। आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 52, आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने माइंड में सोचेंगे भी। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। क्लियर है। अब हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं ताकि आपको आसानी होगी इसके बारे में जानने के लिए। अनुच्छेद 52 तो आपको समझ में आ गया है। यदि आपको पूछता अनुच्छेद 53 में क्या है, क्लियर है, बिल्कुल वो पूछ सकता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 53 में देखेंगे संघ की, मैं अनुच्छेद 53 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्ति, ठीक है, समस्त कार्यपालिकी शक्ति, ये जो शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। ये अनुच्छेद 53 में दिया गया है और इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या फिर अपने अधीनस्थों, क्या कहा मैंने, अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयोग करता है। तो ये हो गया 53, ठीक है। अब हम लोग 54 में जाते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये दोनों में अलग अलग है। 54 में कहा गया है इनके बारे में, निर्वाचक मंडल के बारे में, ठीक है। निर्वाचक मंडल ये अलग होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। तो राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है ना, उसके निर्वाचन मंडल में या फिर निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे इसके बारे में अनुच्छेद 54 में दिया गया है। और अनुच्छेद 55 में जाएंगे तो उनके चुनाव पद्धति के बारे में दिया गया है। तो बस ये तीनों आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे मैं लास्ट में और बताऊंगा कुछ कुछ अनुच्छेद जिससे आपको और काफ़ी हेल्प होगी। तो आज के अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और आज का अगला क्वेश्चन आपके लिए है, उसको देखेंगे। निम्न में से, इसको ध्यान से पढ़ना, कौन से सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं? क्या कहा मैंने, निर्वाचन में शामिल नहीं होते। पहला आपका है, इसका मतलब यह है, अभी मैं बताया था कि इसके जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर मैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं करती है। क्या कहा मैंने, प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं करती। क्लियर है। तो ये अप्रत्यक्ष होता है, ठीक। इसकी जो इलेक्शन है अप्रत्यक्ष होता है और इसका जो चुनाव है, मतदान कौन करता है, निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं, ठीक। निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं वो इसके चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर है। तो इस निर्वाचक मंडल में, यही क्वेश्चन है, इस निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन से सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अब समझ में आया। तो इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि संविधान के टर्म को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इजी वे में लाया जाए और मैंने डायरेक्ट लिखा है, इसमें आप आराम से समझ सकते हो। निम्न में से कौन से सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं, इसको पकड़ लेना। पहला आपके पास ऑप्शन है लोकसभा निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यसभा निर्वाचित सदस्य, तीसरा है आपका विधानसभा निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद निर्वाचित सदस्य। एक चीज़ याद रखना, ये जो लोकसभा निर्वाचित सदस्य है ये बिल्कुल शामिल होते हैं, राज्यसभा निर्वाचित सदस्य बिल्कुल शामिल होते हैं, विधानसभा निर्वाचित सदस्य बिल्कुल शामिल होते हैं। तो ये निर्वाचित आ रहा है, इसका मतलब ये है कि निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको देखना है कि विधानसभा, ये विधान परिषद एक्चुअल में विधान परिषद निर्वाचित सदस्य आपको बोले तो ये शामिल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ का जो आंसर था, ठीक है, कहाँ का, इस जो क्वेश्चन का आंसर था वो सही आंसर हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन। क्लियर, लास्ट वाला ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे और सवाल उठता है कि और कौन कौन से वो हैं, ठीक है ना, सदस्य हैं जो इसमें शामिल नहीं होते। तो याद रखना लोकसभा, ठीक है,
लोकसभा के मनोनीत सदस्य, हालांकि हटा दिया गया है, फिर भी ऐसा वो पूछ सकता था, मनोनीत सदस्य ये शामिल नहीं होते, और ये हट भी गया, अब तो मनोनयन होता नहीं इसमें, ठीक है। और दूसरा याद रखना, राज्यसभा के फिर से ये मनोनीत सदस्य, ये भी यहाँ पे शामिल नहीं होते हैं। विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, मतलब कहीं के भी वो मनोनीत सदस्य रहे वो शामिल नहीं होते हैं। और साथ ही साथ याद रखना, विधान परिषद के निर्वाचित मनोनीत दोनों शामिल नहीं होते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा आज का। मतलब जितना चाहे मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, क्योंकि जितना हो सके, ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता, तो क्लास में देख लेंगे हम लोग, उसकी भी चिंता आप नहीं करेंगे, क्लास में हम लोग ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का अब अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बड़े ध्यान से पढ़ना, मैं बहुत इसको सोच समझ के क्वेश्चन बनाया हूँ ताकि आपको बहुत सारे कवर हो जाएं। एक क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके कवर होने चाहिए, इस ढंग से मैं क्वेश्चन बनाया हूँ। तो देखते हैं कौन कौन से वो कथन है। पहले, हमारे संविधान में यह उल्लिखित नहीं है, याद रखना उल्लिखित नहीं है, कहा है उसने कि भारत में राष्ट्रपति कितने बार बन सकते हैं, ठीक है। आप कभी देखे हो कितने बार बन सकते हो, ऐसे कहीं भी नहीं दिखा होगा, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी हमारे जो पहले राष्ट्रपति हैं, जो 2 बार बन गए हैं, इसका मतलब ये तो है कि एक बार नहीं बना जाता है, बार बार बन सकते हैं, लेकिन कितने बार बन सकते हैं इसका उल्लेख नहीं है, ठीक, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु कम से कम 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। इसके पहले, ठीक है ना, इसके पहले अलग था, तो इसको आपको देख लेना, ये बिल्कुल सही है। तीसरा आपका कथन है, राष्ट्रपति का शपथ प्रारूप अनुसूची 3 के तहत नहीं होता। क्या राष्ट्रपति अपने शपथ अनुसूची, ये अनुच्छेद बोल दिया क्या, ये अनुसूची है, क्लियर है, अनुसूची 3 के तहत लेते हैं? ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, और आपके हो जाएंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये तीनों का शपथ प्रारूप अनुसूची 3 के तहत नहीं होता है, इसको भी आप लिख लेना। एक मैंने कहा है प्रेसिडेंट, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरा मैंने कहा है गवर्नर। ये तीनों जो है अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं, बाकी सभी मंत्रियों का शपथ प्रारूप अनुसूची 3 के तहत होता है, इसको आपको नोट कर लेना है। मतलब ये भी कथन सत्य है, क्लियर है। राष्ट्रपति के पद रिक्ति की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट है ना, मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालते हैं, ये असत्य है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। वो कैसे, क्योंकि राष्ट्रपति के पद रिक्ति की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार नहीं संभालते, बल्कि उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति इसके कार्यभार संभालते हैं। यदि ये भी अनुपस्थित रहे तब सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, तब सुप्रीम कोर्ट का जो है ये आपका सीजीआई ये संभालेंगे, और ये भी अनुपस्थित रहे, ठीक है, तो अब वरिष्ठ न्यायाधीश पे बात आती है, हम क्लास में इसको अच्छे से देख लेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में था, और हो सकता है यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन और 4-5 जो फैक्ट्स हैं आपके माइंड में अब बैठ गया होगा। चौथा आपका क्वेश्चन है, ये बड़ा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इस पैटर्न में, इस पैटर्न में आप जरूर क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको काफ़ी हेल्प होगा। पहला आपका कथन है, 2 कथन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला कथन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना आवश्यक है। मैं इसको बताऊंगा बड़े अच्छे से, ये ना संवैधानिक चीज़ों, मतलब संविधान के जो टर्म है ऐसे पूछेगा ये, ठीक है, इस हिसाब से पूछेगा, आपको इसको समझना है। जैसे यहाँ पे अर्हित लिख गया है, राष्ट्रपति के चुनाव हेतु इसको क्या होने की जरूरत है, देखना, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता उनके पास होनी चाहिए, इसका मतलब यही है। आपको पता है, इसको मैं एक बार समझा देता हूँ, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है। सबसे पहले तो 35 वर्ष उसकी कम से कम न्यूनतम आयु होनी चाहिए। भारत का नागरिक, आपको पता ही है, भारत का नागरिक होगा तभी बनेगा भाई। लेकिन तीसरा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, और वहीं पे पूछता है, इसको स्टार लगाना, जो कि यही वाला है, ठीक है, ठीक, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक, इसको आप अच्छे से लिख लेना, मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई हो रही है लिखने में, ठीक, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ठीक, ये इसकी योग्यता है, ये यही पूछना चाह रहा है। तो पहला कथन तो हमें सत्य नजर आ रहा है, ठीक है, पहला कथन एकदम सत्य है। अगला आपका कथन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है, और आपको पता ही होगा
राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अरित होना आवश्यक है, ये आपको मैंने बता दिया, बिल्कुल सही है। दूसरा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। जी हाँ, देते हैं, लेकिन यही सीमित नहीं होता, इन्हें जो है इसकी सूचना कि राष्ट्रपति जो है मतलब जो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे रहे हैं, इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना तत्काल रूप से, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को देना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पास पहला ऑप्शन था सिर्फ कथन एक सत्य है। ठीक है, तो ये तो भाई बिल्कुल ये ऑप्शन सही नहीं है। सिर्फ कथन दो सत्य है, जी हाँ दो सत्य है, लेकिन एक भी सत्य है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है। क्या सी में बताया गया? सी बोल रहा है दोनों कथन सत्य नहीं है, इसको भी आप देखना, ऐसे भी ट्रिकी उन लोग क्वेश्चन डालते हैं, सत्य नहीं है। ठीक है, मतलब ए भी ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं है, दोनों कथन सत्य है, ये डी में है। इस प्रकार ए आंसर आपका सही हो जाता है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। और चीज़ों को नोट करना, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ही आपके लिए लेके आया हूँ जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये कथन सही है, एक चीज़ याद रखना, राष्ट्रपति का पद यदि खाली है, ठीक है, पद यदि खाली हो, क्लियर है, तो 6 माह के अंदर, ये मैं 6 माह लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, 6 माह के अंदर उसका चुनाव आवश्यक होता है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, ठीक है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, क्यों खाली हो सकता है? या तो फिर मृत्यु हो गई है, या फिर हो सकता है वो त्यागपत्र उन्होंने दे दिया, ठीक, त्यागपत्र उन्होंने दे दिया। तो इस स्थिति में, इससे पहले भी मैंने बताया, उपराष्ट्रपति इसके पद संभालते हैं, ये भी अनुपस्थित रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये संभालेंगे, ये भी अनुपस्थित रहे तो फिर आपको वरिष्ठ जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का वो संभालते हैं। यहाँ तक की भी चीज़ें क्लियर हैं। अब ये त्यागपत्र अपने देते हैं, एक स्थिति ये हो गया कि त्यागपत्र देखिए जो है पद खाली हो जाए, और त्यागपत्र किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे, उसकी सूचना इसको भी, इसके बारे में भी हमने बात कर ली है। एक चीज़ और, ये महाभियोग के द्वारा भी हटाए जाते हैं, इनको हटाने का एक प्रक्रिया है महाभियोग, ठीक है, महाभियोग, इसको भी याद रखना, ये अनुच्छेद 61 में दिया गया है। ये भी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, तो दो प्रकार से हट सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और याद रखना, इनके जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो पूर्ण, मान के चलो कभी हो रहा है, ठीक, किसी दिन हो रहा है, तो ये पूर्ण होने के तारीख इससे 6 महीना पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। नहीं समझे? तो राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने के पहले, पूर्ण होने के 6 माह पहले ही दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे भी वो बोल देगा कि राष्ट्रपति अपने पद पर, ठीक, तब तक बने रहते हैं, ठीक है, तब तक बने रहते हैं, क्यों ना उसको कार्यकाल पूर्ण हो चुका रहे, जब तक कि अगला उत्तराधिकार, ठीक, मतलब अगले राष्ट्रपति पद पर नहीं आते, मतलब उसको चुनाव नहीं हो जाता, वो चुनकर नहीं आते, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये त्यागपत्र से रिलेटेड कुछ चीज़ें और हैं, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग क्लास में और अच्छे से देख लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का आपका जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, महाभियोग, जो कि अभी भी मैंने बताया, क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे दे सकते हो। महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके पास ऑप्शन तो है, लेकिन इसके बारे में मैंने बता दिया है, तो इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा, वो कौन सा है? अनुच्छेद 61। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे, अनुच्छेद 61। अब इसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसका सही आंसर है, महाभियोग पूछे, ये राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की, ठीक, प्रक्रिया है, इसको नहीं भूलेंगे। लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा क्या, ये कौन सी प्रक्रिया पूछेगा, और ऑप्शन में बहुत कुछ देगा। तो याद रखना, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक क्यों है? क्योंकि एक प्रकार से क्योंकि यहाँ भी प्रेसिडेंट को जो है दंड देने की एक प्रक्रिया है ना, क्योंकि उसके पद से हटा रहे हैं, तो इसलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है, इसको आपको नहीं भूलना है। तो ये तो हो गया। कुछ चीज़ और यहाँ पे देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक प्रक्रिया के तौर पे है, इसको पेश करना होता है, तो वो किस टाइप से होता है, इसमें हिस्सा कौन लेता है, एक बार इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। एक चीज़ और है, ये यूएसए से संविधान, यूएसए के जो संविधान है वहाँ से प्रेरित है, इसको भी याद रख लेना, क्योंकि यह विचार कहाँ से आया है ये आपको पूछा जा सकता है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग है, इसका विचार, इस प्रक्रिया का विचार कौन से संविधान से प्रेरित है? तो वो अमेरिका, जो कि यूएसए हम लोग कह रहे हैं, यहाँ के संविधान से प्रेरित है, इसको आपको नहीं भूलना है। तो ये तो रही इनिशियल लेवल पे। दूसरा चीज़, इसमें हिस्सा कौन कौन लेते हैं, मतलब ये जो, ठीक है ना, प्रक्रिया है, इसमें हिस्सा कौन कौन लेते हैं उसको आप अच्छे से एक बार देख लें। ठीक, तो पहला चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, पहला चीज़ मैंने कहा है कि लोकसभा के सभी सदस्य, मतलब क्या? निर्वाचित प्लस
निर्वाचित भी आ जाएगा और यहाँ पे मनोनीत भी आ जाएगा, दोनों सदस्य यहाँ लेंगे। हालांकि लोकसभा में अभी मनोनीत की जो मनोनयन है उसे हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो अभी पूछ सकते हैं। दूसरा चीज़ है राज्यसभा, ठीक, राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब इसमें भी क्या, ठीक, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, इसको भी आपको नहीं देखना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन भाग नहीं लेता है, उसको पढ़ लें हम लोग। क्लियर है? तो यहाँ पे और देखना, ये तो आपने लिख लिया होगा। मैं कुछ चीज़ और बताता हूँ कि इसमें भाग कौन कौन नहीं लेते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त जो भी आएंगे वो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन के तौर पे आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है उसको एक बार देखेंगे। कौन भाग नहीं लेता उसको देखेंगे। किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्य, क्लियर है, हमने विधानसभा की अभी बात नहीं की है। विधानसभा के कोई भी सदस्य हो, कोई भी सदस्य यहाँ पे भाग नहीं लेते, लेकिन इसको चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जरूर भाग लेते हैं। तो ऐसे आप कुछ कुछ चीज़ों को ना अच्छे से लिख के रखेंगे जिससे आपको हेल्प हो, ठीक है। एक डिब्बा में लिख के रखें सब चीज़ को, ताकि आपको पढ़ते समय हेल्प करे कि कौन यहाँ पे भाग नहीं लेता है। दिल्ली व जो पांडिचेरी विधानसभा है, ठीक है, दिल्ली व पांडिचेरी की जो विधानसभा है इसके सदस्य नहीं लेते। ये वहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, इसके चुनाव में दिल्ली और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वो बिल्कुल वहाँ पे भाग लेते हैं, ठीक है। तो विधानसभा में बोल दिया था तो उसको भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभा के कोई भी सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। सिर्फ मैं जो जो लिए हैं उसको भी बता चुका हूँ। अब विधान परिषद तो है ही, विधान परिषद के भी सदस्य यहाँ पे भाग लेंगे ही नहीं, और ये विधान परिषद के सदस्य उसके चुनाव में भी भाग नहीं ले रहे थे राष्ट्रपति के। इसको आपको लिख के रखना है। यहीं ख़त्म नहीं होता है महाभियोग, में एक्सप्लेन और कर दूं अगर आपको बोर ना लगे, ठीक है। हालांकि इसमें बोर होने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि आपकी हेल्प हो रही है और आपको इन चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे देखेंगे एक चीज़, यहाँ एक प्रक्रिया संकल्प रूप में होती है, इसे संकल्प के रूप में लाया जाता है। इसमें भी अंतर होता है, मैं बाद में इसको अच्छे से बताऊँगा, बस इतना याद रखना। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट, इस संकल्प रूप में लाया जाता है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है कि इसे किस सदन में पहले पेश किया जाता है, ज़रूर पूछा जा सकता है। तो यह संसद के किसी भी सदन में, वो कोई भी सदन हो, फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले जो प्रस्तुत करना होता है किसी भी सदन में, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, किसी भी सदन में इसे लाया जा सकता है। अब यह संकल्प जब लाया जाएगा, ठीक है ना, इसके पहले, इस संकल्प को लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, याद रखना, 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है। और यह संकल्प जो, ये दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा, यह संकल्प जो है 4 सदस्यों, ठीक है ना, द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, मतलब इसमें साइन होना चाहिए। जब ये पहले सदन में जाएगा तो 2/3, ठीक है ना, 2/3 बहुमत से इसे पास करना होता है। अब दूसरा सदन में जाएगा, ठीक है, जब ये पास हो जाएगा पहले सदन में, ठीक, तो ये दूसरे सदन में जाएगा, तो दूसरे सदन में भी इसे 2/3 बहुमत से पास करना होता है। क्लियर है? तो ये दूसरे सदन में जब जाएगा तो यहाँ पे 2 चीज़ आएगा। एक, राष्ट्रपति को अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, या फिर वो स्वयं करेंगे या फिर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वो पक्ष रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसे यदि 2/3 बहुमत से दूसरा सदन भी इसे पास कर देता है, तब राष्ट्रपति को अपने पद से, ठीक है ना, हटा हुआ माना जाता है। इसको आपको अच्छे से देख लेना है। तो इस प्रकार ये भी आपका समाप्त हो गया। इस प्रकार आपके पास ऑप्शन है, जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करती। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, राष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान किया जाता है। तीसरा आपके पास ऑप्शन है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से मतदान किया जाता है। चौथा आपके पास ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में इनमें से असत्य कौन सा है? पहला, जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं करती, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जनता जाके वोट नहीं डालती है, मतदान नहीं करती है, ठीक। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान किया जाता है। क्लियर? इनका सबका कारण है और क्लास में ज़्यादा संभव है इसको समझाने का। तीसरा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से मतदान किया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, आपने देखा भी होगा, एक है समान अनुपातिक, ठीक है, या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। इनके 2 पद्धति होते हैं, एक सूची पद्धति है, ठीक है, सूची पद्धति है, और एक है एकल संक्रमणीय, और इसे हस्तांतरणीय भी बोला जा सकता है, ठीक है, जैसा भी आप इसको देख लेंगे, हस्तांतरणीय, ठीक है, मत पद्धति। ये 2 पद्धति होता है। तो अपने यहाँ जो है एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय मत पद्धति को अपनाया गया है ये भारत में। मतलब ये भी सही है, इसको, ये बहुत ठीक है ना, अच्छी टॉपिक है, इसको अच्छे से समझाया जा सकता है और एक क्लास में संभव हो सकता है।
और इसका चौथा आपके पास ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या है? इसमें असत्य कोई सा भी नहीं दिख रहा है, तो लास्ट ऑप्शन ही इसका क्या है? सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसको अच्छे से आप लिख लेंगे, इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन देख लोगे, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 59। क्लियर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, जो कि है अनुच्छेद 56। अब सवाल उठता है 57 में क्या है, 58 में क्या है, 59 में क्या है? आपको पता है, हमें आपको तो 56 के बारे में पता हो गया है कि 56 में क्या दिया है। 56 में क्या है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। तो इस प्रकार 57 में क्या है, इसको आपको देखना है। तो 57 के अंतर्गत देखेंगे तो 57 में इनके बारे में जो है पुनर्नियुक्ति, इसके पहले मैंने बताया है कि पुनर्नियुक्ति किस प्रकार से होती है, कितने बार होती है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। उसी की बात जो है, उसी के उल्लेख, यानी कि राष्ट्रपति के पुनर्नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, यदि आपको यह क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 57। 58 में क्या है, यहाँ पे देख लेंगे, इनकी योग्यताओं पे बात की गई है। योग्यताओं, अहर्ताओं, जैसे भी आप इसको ले सकते हो कि वो कौन कौन सी योग्यता है, ठीक है ना, जिसके हिसाब से राष्ट्रपति पद के लिए जो है वो योग्य हो जाते हैं। तो योग्यताओं का उल्लेख कहाँ पे है, तो 58 में है। 59 देखेंगे, हालांकि 59 इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, सेवा शर्तों पे यहाँ पे बात की गई है। क्लियर है? लेकिन एकदम इम्पोर्टेंट यहाँ पे और बोलूँ तो मैं 60 है। 60 क्या है? शपथ। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप क्या बोलोगे? 60 अनुच्छेद। तो अगला क्वेश्चन है शपथ को लेके, इसके पहले मैंने कहा था कि इनका शपथ जो है, ठीक है ना, अनुच्छेद 60 में दिया गया है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है कि भाई इनको शपथ कौन दिलाते हैं। तो आपके पास अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, आपके पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, एएससी मतलब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, आप अपने माइंड में सोचिए, मैं इसको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनकी शपथ दिलाते हैं। इसके बाद याद रखेंगे कि यदि सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई जो कि मुख्य न्यायाधीश है, ये अनुपस्थित रहते हैं, क्या कहा मैंने? अनुपस्थित रहते हैं, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश ये शपथ दिलाएंगे। और ये वरिष्ठता का आधार क्या होगा? कभी आपने सोचा है कि ये वरिष्ठ होने का आधार क्या होता है भाई? ठीक है, इसका मतलब ज़्यादा उम्र कभी नहीं होता, याद रखना, वो कितने बार, ठीक है ना, वहाँ पे आए हैं, नियुक्त होके आए हैं, उसके हिसाब से वरिष्ठतम का आधार, ठीक है ना, वो जो है वरिष्ठतम का आधार होता है। लेकिन यही नहीं रुकती है बात, आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना होगा, और पहले मैंने इसके बारे में बताया भी है आपको, वो क्या है उसको एक बार देखेंगे। एक चीज़ तो आपके माइंड में क्लियर है कि राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में दिया गया है। क्लियर? इसके पहले मैंने इसका जिक्र किया था, ठीक। लेकिन राष्ट्रपति जो है, और इसके साथ साथ और याद रखना, एक तो है आपके राष्ट्रपति, इसको अच्छे से आप लोग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रपति, एक है आपके उपराष्ट्रपति, ठीक, इसको देख लेंगे, और एक है आपके राज्यपाल, जो कि राज्यों में होते हैं, राज्यपाल। ये तीनों अनुसूची 3 के तहत, अनुसूची 3 अनुच्छेद नहीं कहा है, अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं। मैंने नहीं वर्ड यूज़ किया है, शपथ नहीं लेते, इसको आप पकड़ लो, नहीं लेते हैं मैंने कहा है। क्लियर है? अब सवाल उठता है कि फिर ये शपथ कैसे लेते हैं? ठीक है, 3 के तहत शपथ नहीं लेते, और ये 3 अनुसूची 3 हमने क्यों कहा है? क्योंकि जितने भी मंत्री हैं, ठीक है, वो अनुसूची 3 के तहत शपथ लेते हैं। क्लियर है? उसको आपको देखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अनुसूची 3 में इनके शपथ के प्रारूप का उल्लेख नहीं किया गया है। क्लियर? तो अब देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है क्या क्या का शपथ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रपति 3 चीज़ की शपथ लेते हैं, एक प्रतिरक्षण, ठीक, और दूसरा आपका हो जाएगा परिरक्षण, अच्छे से इसको देखेंगे, कभी भी पूछ सकता है, परिरक्षण, और तीसरा हो जाएगा संरक्षण। ये स्पेसिफिक है, इसके पहले आपको तो पता ही है, राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति के पद के कृत्यों का निर्वहन करना, भारत की जनता की सेवा व कल्याण करना, इनकी शपथ तो लेंगे ही लेंगे। इसके अतिरिक्त ये प्रतिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षण मतलब वो संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे, परिरक्षण का मतलब दूसरों को भी संविधान के उल्लंघन करने नहीं देंगे,
संरक्षण का मतलब है संविधान का सही से वो पालन करेंगे। क्लियर है? इनकी वो शपथ लेते हैं। ठीक, इसका मतलब यह है कि इनकी जो शपथ प्रारूप है अनुसूची 3 के तहत नहीं है। अनुसूची 3 में जितना भी शपथ प्रारूप है वो सभी मंत्री के द्वारा लिया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप जैसे जैसे ठीक है ना क्वेश्चन करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपके लिए नए नए चैलेंजेस आते जाएंगे अगर आप सॉल्व कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करो और आंसर देने की कोशिश करो। यदि आप पढ़ के बैठे हैं और आप ऐसे ही बैठे हैं तो समझने की कोशिश करो। मैं जो जो एक्सप्लेन करते जाता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3-4 चीज़ों पे क्वेश्चन बनती है, 3-4 ऐसे पैटर्न है जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी पैटर्न को लेके मैं आया हूँ। आप अगर एंड तक देखेंगे वीडियो तो आपको सभी पैटर्न में क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि आज के जो है आप एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, दिए गए कथनों में से सत्य कथन कौन सा है। अब ये कथन दिए हुए हैं, कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या वो सत्य है, क्या वो असत्य है, और सत्य है तो कौन कौन से सत्य हैं। सिर्फ श्री राजेंद्र प्रसाद जी जो राष्ट्रपति हमारे रहे हैं 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा और राष्ट्रपति नहीं है जो 2 बार राष्ट्रपति बने हों। ठीक है, ये कथन का मतलब यही है। श्री अली अहमद जी ठीक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने सबसे अधिक अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, इसके लिए क्वेश्चन ही मैंने तैयार करके रखा है, जो कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत है। 1 to 3 जिसे हम कह रहे हैं उसके अंतर्गत है। एक प्रकार से कानून की तरह ही इनका प्रभाव रहता है। सर्वाधिक क्षमतान शक्ति का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा ठीक है ना पाटिल जी हैं, और ये भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति भी हैं, और श्री राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अब मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करते ही बता दिया हूँ, तो ये रहेगा आपका डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी मतलब ये जितने भी हैं सभी सत्य कथन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला कथन आपका, संसद को संदेश भेजना राष्ट्रपति की स्वाभाविक शक्ति होती है। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद को संदेश भेजा जाता है, ठीक है ना, वो अनुच्छेद ठीक है 86 के तहत भेजा जाता है। अब साथ ही साथ एक्सप्लेन करते जाओ, क्योंकि यही आपके पास एक जरिया है जिससे एक्सप्लेनेशन के थ्रू और क्वेश्चन आपके बनेंगे। 86, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में किए जाने वाला सदस्यों का मनोनयन उनकी स्वाविवेकी शक्ति होती है। इसमें क्या कहा है, ये भी इसकी स्वाविवेकी शक्ति होती है। अब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है, कुछ सदस्यों को मनोनयन किया जाता है। इनफैक्ट 12 जो सदस्य हैं उनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये आर्टिकल देखेंगे तो 80 के तहत होता है। क्लियर? 80(1) इसको भी आप एक्सप्लेन कर लो। आर्टिकल 80 के पहला जो इसका लाइन है, फिर अनुच्छेद 80(1) के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा को ठीक है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, और कुल 12 सदस्य होते हैं। और इसके स्पेसिफिक क्षेत्र भी है, एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। वो कौन कौन से देखेंगे, साहित्य है, ठीक है, साहित्य, कला, और एक चीज़ देखेंगे विज्ञान है, ठीक है, और एक है आपका समाज सेवा। ये 4 क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों से ठीक है ना, अब अच्छे कार्य करने वाले ठीक है, तो इन क्षेत्रों से जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को ठीक है मनोनीत किया जाता है, और ये आर्टिकल 80(1) के तहत होता है। तीसरा कथन है संसद ठीक है, और लेकिन इसको आपको देखना है ना, उनकी स्वाविवेकी शक्ति है कि नहीं, इसको आपको देख लेना है, ठीक। मैं आगे बताऊंगा। संसद सत्र का आहूत एवं सत्रावसान लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ठीक है। और लास्ट आपके पास ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक। मुझे एक ही चीज़ यहाँ पे सही दिख रहा है, जो कि है पहला ही ऑप्शन। क्या? संसद को संदेश भेजना राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति होती है। और दूसरा ऑप्शन भी सही है, लेकिन लास्ट लाइन इसका गलत है। सही कैसा है? राष्ट्रपति के द्वारा बिल्कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, बिल्कुल किया जाता है, मनोनयन किया जाता है, लेकिन वो उनकी स्वाविवेकी शक्ति नहीं होती है, क्योंकि यह नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद ठीक है, इसको आप समझ लो एक बार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद ठीक है ना के अनुशंसा पर की जाती है। जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद इसकी अनुशंसा कर रहे हैं ठीक है ना, उनकी सलाह मशविरा पर ही इस क्षेत्रों के लोगों को यहाँ पे मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उनकी स्वाविवेकी शक्ति कैसी हुई,
ठीक है ना। तो ये स्वाभाविक शक्ति होती है लिखी है, इसका मतलब ये कथन गलत है। संसद सत्र का आहूत एवं सत्रावसान को समझा देता हूँ। संसद सत्र का आहूत एवं सत्रावसान मतलब आहूत मतलब संसद का सत्र बुलाना, क्लियर है यहाँ पे, बुलाना। सत्रावसान का मतलब क्या होता है, समाप्त करना, संसद सत्र को समाप्त करना, बैठक को समाप्त करना, ठीक है। जनरली 3 सत्र होते हैं ना, ये हम सब देखेंगे क्लास में, लेकिन यहाँ पे समझो क्वेश्चन को। तो संसद का सत्र बुलाना, सत्र समाप्त करना लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ऐसा लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। अनुच्छेदों को लेकर क्वेश्चन आपके पास और आएगा, ठीक है, किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, संसद सत्र को तो बुलाते राष्ट्रपति हैं, समाप्त करते राष्ट्रपति हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको बीच में रोकना हो, लंच हो गया, ठीक है ना, टी के लिए हो गया, उसको क्या बोलते हैं, स्थगन, कुछ समय के लिए रोकना, ठीक है ना, कुछ चीज़ों के लिए, कुछ काम के लिए कुछ समय के लिए रोकना स्थगन कहलाता है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, इसको आपको देखना है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरी आवाज़ को सुन के आप नोट करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे जगह उतना होता नहीं है कि मैं आपको समझा सकूँ, और इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है समझाना, क्योंकि क्वेश्चन वाला है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू आप समझें। वीडियो भले लंबी हो रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं एक प्रकार से। हम लोग क्वेश्चन साथ में कर रहे हैं, अलग अलग पैटर्न में क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ में आपकी पढ़ाई भी हो रही है, इसको आपको नहीं भूलना है, ठीक। और इनमें से कोई नहीं, तो ये सभी गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इनमें से कोई नहीं, मतलब इस कथन कोई नहीं ये बोल रहा है, मतलब ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्लियर है। इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा, पहला ही आपका ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, संसद को संदेश भेजना राष्ट्रपति की स्वाभाविक शक्ति होती है। बहुत कुछ है, स्वाभाविक शक्ति पे भी मैं आगे क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आपको वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपके अनुच्छेदों से ही रिलेटेड है। इसमें आपको देखना है, एक ही लाइन लिखा हुआ है, सही सुमेलित नहीं है, क्लियर है। और आपको खुद ही समझना है कि कौन से सही सुमेलित नहीं है और किस आधार पर वो पूछ रहे हैं। इधर एक बार आप प्रथम दृष्टया देखेंगे तो अनुच्छेद लिखा हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद लिखा हुआ है। इधर देखेंगे, ठीक है ना, कथन लिखे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि इस अनुच्छेद में यहाँ कौन ये उल्लेख है कि नहीं। इस आधार पे ये सही सुमेलित कौन कौन सा है, कौन सा नहीं है, इसको आपको देखना है। पहला है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, बिल्कुल उसका उनके द्वारा जो है विशेष अभिभाषण, उनके द्वारा भाषण दिया जाता है, बिल्कुल विशेष अभिभाषण होती है। ये अनुच्छेद 87 दिया गया है उसके साथ में। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा संसद को संदेश भेजना, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत हो रहा है, किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, 86। इसके पहले मैं आपको बताया हूँ, राष्ट्रपति द्वारा संसद सत्र आहूत एवं सत्रावसान करना अनुच्छेद 85 लिखा हुआ है, क्लियर है। क्या ये सही है, क्या ये सही सुमेलित है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा सत्र आहूत एवं सत्रावसान यानी कि सत्र बुलाना, सत्र समाप्त करना अनुच्छेद 85 में उल्लेख है, क्या ये सही है। लास्ट आपके पास ऑप्शन है संयुक्त अधिवेशन 111, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट डी ही है, जो कि है संयुक्त अधिवेशन 111। इसका मतलब यह है कि संयुक्त अधिवेशन 111 में नहीं दिया है, क्योंकि क्या पूछा है, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है बोला है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण बिल्कुल अनुच्छेद 87 के अंतर्गत होता है, 87 के में इसका उल्लेख दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संसद को संदेश भेजना, ये बिल्कुल अनुच्छेद 86 में दिया गया है, क्लियर है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। विशेष अभिभाषण अब मैं एक्सप्लेन करूँगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद सत्र आहूत एवं सत्रावसान करना, ये अनुच्छेद 85 बिल्कुल ये भी दिया गया है, इसके बारे में मैं आपको समझा भी दिया हूँ, बता भी दिया हूँ। संयुक्त अधिवेशन 111 है, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख 108 में है, ठीक है। यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है ये भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। अब दो चीज़ समझेंगे, एक राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, दूसरा संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लें राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण पे हम लोग चर्चा भी करेंगे, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभिभाषण पहला चीज़ तो है, ये अनुच्छेद किस में दिया गया है, पहला ही चीज़ है इसके अनुच्छेद जो है आपके रहेंगे 87, क्या है 87, इसको आप दिमाग में छाप लो, रट लो। एक चीज़ याद रखना, एक साल में 3 सत्र होते हैं संसद में, ठीक है ना। कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र। एक क्या है आपके बजट सत्र, दूसरा आपके मानसून सत्र, ठीक है, मैं एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तीसरा है आपके शीतकालीन सत्र, ये आपको भी पता होगा, ऐसे मान के मैं चल रहा हूँ।
अब यहाँ पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण किया जाता है कब? पहला चीज़ लिखेंगे, आम चुनाव के, ठीक है, समझ रहे हैं ना, आम चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद संसद की प्रथम सत्र की शुरुआत। क्या है? संसद के प्रथम सत्र, इसकी शुरुआत जो है राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से की जाती है। पहला चीज़ आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज़ है, हर वर्ष के प्रथम सत्र में, प्रत्येक वर्ष के, ठीक है ना, किसमें? प्रथम सत्र में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। ये अभिभाषण केंद्रीय ठीक है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल बोल रहा था उसको नहीं लिखेंगे, मंत्रिपरिषद, एक चीज़ याद रखना, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, ये भाषण तैयार करती है। सोचो, राष्ट्रपति अभिभाषण कर रहे हैं, अभिभाषण दे रहे हैं, आम चुनाव के बाद जो है संसद की प्रथम सत्र की शुरुआत ही राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है। यहाँ पे हमने बात किया है, क्लियर है क्या? या कहाँ पे बात किया है हमने? यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे हमने बात किया है, ठीक है। दूसरा हमने कहा है कि हर वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति भाषण देते हैं। लेकिन ये भाषण का तैयार, ठीक है, इस भाषण को तैयार कौन करती है? इस अभिभाषण की तैयार कौन करती है? मंत्रिपरिषद कर रही है। सोचो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये उनकी स्वविवेक की शक्ति नहीं होती है, इसको भी आपको देखना है। अपने विवेक से कर रहे हैं क्या? नहीं ना, ठीक है। तो ये उनकी स्वविवेक की शक्ति नहीं होती, उनकी इच्छा अनुसार ये नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपके विशेष अभिभाषण के बारे में हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं किस पे? संयुक्त अधिवेशन पे। उसको भी आप एक बार देख लें यहाँ पे, ठीक। इसको ज्वाइंट मीटिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे को लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि मैं हाथ से ही इसको लिख रहा हूँ, क्लियर। संयुक्त अधिवेशन जैसे भी हो, समझने पे ज़्यादा फोकस करना है। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? दोनों सदनों के कौन कौन से? लोकसभा और, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इनके क्या होते हैं? संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, ठीक है ना, होते हैं। इसे संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है। एक चीज़ याद रखना, इसे बुलाता कौन है? ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति आपको पूछे तो उसको नहीं मारना है, आपको पूछा जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन में बिल्कुल आपको राष्ट्रपति देखने को मिलेगा। लेकिन अध्यक्षता की बात आएगी तो आपको हमेशा दिमाग में छाप लेना है, उतार लेना है, रट लो, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता की जाती है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो आप कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको घुमा सकते हैं, हमने अध्यक्षता तो बात कर ली है, ठीक है, और आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है, यदि लोकसभा का, हम लोग अभी भी ना एक चीज़ याद रखना, उसी पे बात कर रहे हैं, संयुक्त अधिवेशन पे। हम लोग ज्वाइंट मीटिंग पे ही बात कर रहे हैं, क्लियर है। एक मिनट, ज्वाइंट मीटिंग पे बात कर रहे हैं, क्लियर। यदि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते समय लोकसभा, ठीक है ना, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं, ठीक, अनुपस्थित रहते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं अध्यक्षता करने के लिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए, तो इस केस में लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। आपको पूछे लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, दोनों अनुपस्थित है, तब कौन करेगा? तो याद रखना, यहाँ पे फंसा सकते हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, ना कि वहाँ के सभापति, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो कौन करेंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, ठीक, यहाँ तक समझ भी आता है। अब उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं तो उसकी अध्यक्षता ज्वाइंट मीटिंग की, संयुक्त अधिवेशन की, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? आपको पूछे तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष मैंने कहा है, मैंने राज्यसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा सभापति नहीं कहा है। क्या कहा मैंने? राज्यसभा के उपाध्यक्ष। अब ये भी अनुपस्थित रहे तो एक चीज़ और याद रखना, इसके बावजूद अब देखेंगे सदस्यों द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति इसके बाद कर लेगा, लेकिन इतना डीप हो जाएगा नहीं, ठीक है। सदस्यों के द्वारा जो चुना जाएगा व्यक्ति, उनके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। हम लोग ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता के बारे में भी बात कर रहे थे। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प हो रही होगी। ये क्वेश्चन सीरीज़ भले है, लेकिन आप इससे काफ़ी पढ़ पा रहे होंगे, और ये ज़रूरी भी है ऐसे समझाना, क्योंकि इसके बगैर जो है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ आती है और आपको भी दिक्कत हो सकती है, और ऐसे लाएँ तो आपकी तैयारी भी बेहतर
हो सकती है। संयुक्त अधिवेशन जो है इतना इम्पोर्टेंट है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इस पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं और कई इनके डायमेंशंस हैं क्वेश्चन पूछने के, और इसी प्रकार मैं लाया भी हूँ। यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कौन सा विधेयक है। अब संयुक्त अधिवेशन बुलाना तो किसी न किसी विधेयक पे बुलाया जाता है, ठीक है ना। और इसकी भी परिस्थितियाँ होती है, किन परिस्थितियों में बुलाया जाता है। ये सब क्लास में देखने में ज़्यादा जो है आपको समझ में आने वाले हैं, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। निम्न में से किस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकती है। पहला आपके पास ऑप्शन है वित्त विधेयक, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है आपके सामान्य विधेयक, चौथा आपके पास ऑप्शन है सरकारी विधेयक। इस प्रकार इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पे आप फोकस करेंगे, ठीक है, धन विधेयक पर, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इसका मतलब यह है, आपको समझ जाना चाहिए कि वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, सामान्य विधेयक पर बुलाया जा सकता है, सरकारी विधेयक पर बुलाया जा सकता है। इसको आपको नोट करके लिखना है, और इसके बाद एक चीज़ और लिखना नोट करके, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ संविधान संशोधन, ठीक है, इसको लिखेंगे अच्छे से, संविधान संशोधन, सुन के ज़्यादा लिखेंगे, संविधान संशोधन, यह विधेयक भी आए और इसमें भी आपसी सहमति नहीं बनती दोनों सदनों में, ठीक है, तो इस पर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। और इन पर बिल्कुल बुलाया जा सकता है, वित्त विधेयक पर है, सामान्य विधेयक पर है, सरकारी विधेयक पर है। तो धन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता, संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता। 2 चीज़ ऐसी बता दिया मैंने। तीसरा चीज़ एक चीज़ और याद रखना, जो कि आपके गैर सरकारी या प्राइवेट, ठीक है ना, गैर सरकारी, ठीक है, इसे निजी विधेयक या फिर प्राइवेट विधेयक भी, ठीक है ना, कहेंगे, इनके द्वारा, या फिर गैर सरकारी या फिर प्राइवेट विधेयक, इन पर नहीं बुलाया जा सकता है। इसको आपको अच्छे से देख लेना है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि संयुक्त अधिवेशन किन परिस्थितियों में बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की परिस्थिति क्या होती है, कोई भी यदि बिल या फिर विधेयक, हम लोग बिल की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी विधेयक, अभी हमने विधेयकों पे बात करी है, ठीक है, कोई भी विधेयक जो है, इसको अच्छे से देखेंगे, विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है। 2 सदन होते हैं, आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा। एक सदन से यदि वो पारित हो गया, क्लियर है, पारित किया गया, एवं दूसरा सदन, ठीक है, इसके बाद दूसरा सदन में जाता है, आपको पता है विधेयक ऐसे होता है, दूसरा सदन उससे 6 माह, ठीक है, एक चीज़ याद रखना है, 5 लिखा गया है, ये आपके 6 माह प्लस समय तक, ठीक है ना, समय तक जो है रोक कर रखा हो। तो पहला सदन पारित कर दिया, दूसरा सदन उसको पारित नहीं कर रहा है, 6 माह से ज़्यादा हो गया, उसको पारित नहीं कर रहा है, उसको रोक कर रखा है। तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है, ठीक है, ये दोनों सदन की ज्वाइंट मीटिंग बुला लेता है, ठीक है, यही जानने के लिए कि रोका क्यों गया है, आगे पास क्यों नहीं हो रहा है। समझ में आया। अब वो कौन कौन से विधेयक होते हैं आपको देख लेना है। इसके पहले हमने क्वेश्चन करी है ना कि कौन कौन से विधेयक को बुलाया जाता है, कौन से नहीं बुलाया जाता है। दूसरी परिस्थिति, ये तो हो गई पहली परिस्थिति संयुक्त अधिवेशन बुलाने की। दूसरी परिस्थिति देखेंगे यहाँ पे, यदि एक सदन के विधेयक से दूसरा सदन, ठीक है, अब एक सदन का विधेयक है, एक सदन में लाया गया है, अब दूसरा सदन में जाएगा और दूसरा सदन इससे असहमत हो या फिर सहमत नहीं हो, तो एक सदन की जो विधेयक है, ठीक है ना, यहाँ वाले यहाँ पे लाए, ठीक है, इससे जो है दूसरा सदन असहमत है, तो उस असहमति को जानने के लिए फिर से प्रेसिडेंट के द्वारा, अब प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं, मैंने बता दिया है, ठीक है, क्या फिर से ज्वाइंट मीटिंग बुलाया जाएगा। तीसरा परिस्थिति क्या है जिस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, आपको इंपॉर्टेंट लगे तो इसको याद रखना, अन्यथा मैं क्वेश्चन के तौर पे 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। 2 परिस्थिति मैंने आपको बता दिया है, एक सदन से पारित हो गया है, दूसरा सदन उसे 6 माह प्लस रोक के रखा है, ये मैंने बात किया है। दूसरा मैंने कहा है कि यदि एक सदन उस विधेयक से मतलब एक सदन के जो विधेयक है उससे दूसरा सदन असहमत है। तो तीसरा परिस्थिति क्या है देखेंगे, यदि ये एक सदन है, इसको अच्छे से आप देखेंगे, एक सदन है, क्लियर है, इन्होंने जो है पारित कर दिया, अब वो कहाँ पे जाएगा, दूसरा सदन में जाएगा, ठीक, दूसरा सदन में जाएगा। अब दूसरा सदन के पास उसे पारित करने या फिर संशोधन के साथ पहले सदन को फिर से भेज सकते हैं, वो समझ में आ रहा है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि एक सदन ने पारित करके दूसरे सदन में भेजा, अब दूसरा सदन उस पर संशोधन कर रहा है, मतलब उस पर कुछ बदलाव कर रहा है, बदलाव के साथ फिर से वो पहले सदन में भेज दे रहा है कि इस बदलाव के साथ आप पुनः हमारे पास भेजिए। समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे समझाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ जाए। तो ये जो
ठीक है ना, इस चक्र निर्मित हो रहा है, फिर से यहाँ पे भेज दे रहे हैं। इसको जानने के लिए फिर से जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है। और किन किन विधेयक पर बुलाई जाती है, इस पर हमने क्वेश्चन कर लिया है। आपको इस पैटर्न पे पीएससी लेवल पे यदि आप क्वेश्चन देखते हैं तो इस पैटर्न पे आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूपीएससी में भी आपको ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पहले पूछे गए हैं। इसको आपको अच्छे से देखना है। इनफैक्ट वनडे एग्जाम के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, पीएससी एग्जाम के लिए भी मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप कुछ टॉपिक्स को खुद से पढ़ें, या फिर मैं इंडियन जीएस में आपको पढ़ाऊँगा भी। तो देखेंगे पहला आपके पास कथन है, 2 कथन को आराम से पढ़ना है और नीचे दिए गए जो आंसरों पे देखना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है। पहले, यदि राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन की घोषणा की जाती है, ठीक है, और इसी समय लोकसभा भंग हो जाता है। आपको पता है लोकसभा भंग कर दी जाती है यदि वहाँ पे बहुमत ना रहे, फिर वो बहुमत सिद्ध ना कर पाए तो उसे भंग कर दिया जाता है, ठीक है, वो कभी विघटित हो सकती है। तो यदि राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन की घोषणा की जाती है और इसी दौरान लोकसभा भंग हो जाए तो क्या संयुक्त अधिवेशन नहीं होता? कितना इंटरेस्टिंग है जानना, ठीक है। दूसरा है, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, ठीक। तो आपके पास ये तो आप तो जानते ही हैं, इसको मैंने आपको अभी बताया है, ये तो आपको पता ही है, ये तो सत्य है ही, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे, सिर्फ कथन ए सही है, ठीक, सिर्फ कथन बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। अब आपको आंसर देना है। पहली बात तो ये है कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बारे में हमने बात की है, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन की घोषणा की जाती है और इसी समय लोकसभा भंग हो जाए तो क्या संयुक्त अधिवेशन होता है या नहीं होता है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखेंगे यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन होता ही है अगर एक बार घोषणा कर दी जाए राष्ट्रपति के द्वारा कि संयुक्त अधिवेशन होना है और इसी दौरान अगर लोकसभा भंग हो जाती है फिर भी संयुक्त अधिवेशन, परिस्थितियाँ निर्मित हो चुकी है, राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा कर दिया गया है और लोकसभा जो है विघटित हो गई है, भंग हो गया है, ठीक है, इस केस में भी संयुक्त अधिवेशन होता है। इसको आपको याद रखना है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ बी सही है, क्योंकि ए में नहीं होता है लिखा है। नहीं समझे? तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन की घोषणा की जाती है, इसी समय लोकसभा भंग हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, ए लिखा है, मतलब ये गलत है, संयुक्त अधिवेशन होता है। तो ऑप्शन सिर्फ बी सही था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इसको आपको देखना है। किसी विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा अपने पास रख लेना, कोई भी विधेयक है, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, कोई विधेयक एक सदन से पारित होता है, फिर दूसरे सदन से पारित होता है, फिर अंतिमतः किनके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है उस विधेयक पे अनुमति ना देना, ना ही उस पर विचार के लिए भेजना, बल्कि अपने पास रख लेना। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अपने पास रख लेना एक कौन सा वीटो कहलाता है? इसका आंसर आप देख लो, फिर मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। निरपेक्ष आत्यंतिक वीटो, दूसरा ऑप्शन है निलंबनकारी वीटो, तीसरा ऑप्शन है जेबी वीटो, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जेबी वीटो, जिसे हम लोग पॉकेट वीटो भी कहते हैं, वो हम लोग कह रहे हैं। इसको आपको नहीं भूलना है। अब हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ याद रखना, 111 ये ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके तहत जो है राष्ट्रपति, ठीक है ना, अपनी अनुमति देता है, उनके द्वारा अनुमति दिए जाने का प्रावधान जो है 111 अनुच्छेद में किया गया है, ठीक। अब उसके बाद विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनके पास 3 ऑप्शन होता है। एक, या तो वो अनुमति देंगे उस विधेयक पे, ठीक है, अगर अनुमति देते हैं, ठीक, एक चीज़ यहाँ पे देख लेंगे तो कानून बन जाता है। और दूसरा, या तो वो अनुमति नहीं देंगे, अनुमति रोक लेंगे, ये दोनों में फ़र्क है, याद। और दूसरा, एक बार संसद को पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, ठीक है, एक बार संसद को वो पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। तो 3 उनके पास ऑप्शन रहता है। एक, अनुमति देंगे, और जब वो अनुमति देते हैं तो विधेयक क्या हो जाता है? कानून बन जाता है। अनुमति या फिर नहीं देंगे, या फिर अनुमति वो रोक लेंगे, ठीक है, रोक लेंगे, तो विधेयक कानून नहीं बनेगा। ऑब्वियसली है, क्यों कानून बनेगा? क्योंकि जब तक उनका हस्ताक्षर नहीं होगा राष्ट्रपति का, तब तक तो कानून नहीं बनेगा। क्लियर है? लगे कि दोनों सदन के बाद पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास आया है विधेयक, तो यदि उनको लगता है कि इनमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, मुझे एक बार इसको विचार करने के लिए भेजना चाहिए, इनमें विचार की ज़रूरत है, तो वो संसद को, ठीक है, एक बार विचार के लिए
भेज देंगे और इन्हें जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया है। ये आगे हम लोग बाद में देखेंगे, बस इसको एक बार समझेंगे। तो इनके पास वीटो पावर होती है, अभी अनुमति रोक लेगा, ठीक है, और ये कब तक रोकेंगे, ठीक है, इनकी कोई गारंटी है नहीं। क्लियर है? तो इस स्थिति में उसे मान लिया जाता है कि ये जेबी वीटो है। अब आपको वीटो पे ले चलता हूँ, तो आप अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। एक तो एक सीधा अर्थ इसका होता है, पहला है आपका निरपेक्ष आत्यंतिक वीटो। इसका सीधा अर्थ होता है किसी विधेयक को समाप्त कर देना, ठीक है ना। कोई भी आपके पास विधेयक है उसको समाप्त कर देना, ठीक। देखेंगे एक बार इसको अच्छे से, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। जब संसद के द्वारा विधेयक, इसी पे हम लोग चल रहे हैं, विधेयक को पारित किया जाता है, ठीक है। अब एक इनके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, पारित किया जाता है और इसी बीच लोकसभा जो है भंग हो जाती है, ठीक है, भंग हो जाती है और नई लोकसभा आएगी इसके बाद। अगर नई लोकसभा इस विधेयक पे अपनी अनुमति देने से मना कर देती है, बस इसको ऐसे समझ के रखो, ठीक है, क्लास में लोग और अच्छे से समझेंगे, मना कर देती है, ठीक है। तो इस स्थिति में जो है इस वीटो को प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। बस इसको नॉर्मली एक बार आप इसी समझ के देखेंगे, आपके लिए काफ़ी ये हेल्प होने वाली है, ठीक। एक बार पढ़ें तो आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, दूसरे पे, निलंबनकारी वीटो। एक बार संसद को पुनर्विचार के लिए भेजना, आपको पता है इनके पास शक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा। तो जब ये संसद को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजते हैं, ठीक है, विधेयक पे पुनर्विचार के लिए संसद को जब ये एक बार भेजते हैं, ठीक, तो इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। लेकिन दोबारा जब, ठीक है, भेजते हैं तो निलंबनकारी वीटो हो गया, लेकिन दोबारा जब संसद इसे पुनर्विचार के बाद फिर से राष्ट्रपति को भेजते हैं, इसको मैं एक बार अभी और समझाऊंगा, तो राष्ट्रपति इस पे अपनी अनुमति देने हेतु साइन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, ठीक। इसके ऊपर मैं और समझाऊं तो इसको सरल भाषा में इस प्रकार समझ सकते हो, ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हो कि सबसे पहली बात तो एक सदन से, ठीक है, एक सदन से आपकी विधेयक जो है ये आपके विधेयक है, ठीक। ये कहाँ जाएगा सबसे पहले? पहला सदन में। पहला सदन इसे पारित कर दिया, इसे पास कर दिया। अब ये विधेयक कहाँ पे जाएगा? दूसरा सदन में, ठीक है, दूसरा सदन में जाएगा, ठीक है, दूसरा सदन भी इसको पारित कर दिया। अब ये दूसरे सदन में पारित होने के बाद किनके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इसी की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के पास ये जाता है। प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 शक्ति होती है, या फिर तीन प्रकार के उनके पास अधिकार है। या तो अनुमति देता है, इसके पहले मैंने बताया है, और लास्ट में मैंने आपको बताया था इसे एक बार संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन जब एक बार ये पुनर्विचार के लिए जो है संसद को भेजेंगे, ठीक है, संसद को ये भेजेंगे, एक बार तो भेज दिया। अगर अब संसद इस पे विचार करके पुनः राष्ट्रपति को भेजेगा, क्योंकि उन्हें साइन करवाना है, ठीक है, भेजेगा, तो इस बार जो है प्रेसिडेंट सिर्फ उस पर साइन करेगा। उनके पास अब यहाँ ऑप्शन नहीं रहता है कि फिर से वो पुनर्विचार के लिए भेजें या फिर रोक कर रखें। क्लियर है? तो साइन करने के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्य हो जाते हैं। इसको आपको देखना है, जितना पॉसिबल हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इतने सारे ताम झाम कर रहा हूँ, इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब जेबी वीटो क्या आता है? जेबी वीटो तो मैंने बता भी दिया है, ठीक है, ना तो वो उस पर अनुमति देंगे, क्लियर है, ना तो उस पर अनुमति देंगे और ना ही उस पर विचार के लिए भेजते हैं। मतलब क्या करते हैं, सीधे अपने वो जेब में रख लेते हैं। ऐसे मान लो इसको अपने पास रख लेते हैं, अपने पैकेट में रख लेते हैं, और वो कब तक रखेंगे इसका भी उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं दिया है, कहीं भी नहीं दिया आपको, ना आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि वो अपने पास कब तक रखते हैं उस विधेयक को, कब तक वो अनुमति नहीं देते हैं, ठीक है। तो वो जेबी वीटो कहलाता है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आपको पता है अध्यादेश जारी करने के बारे में मैंने बताया था। अध्यादेश के संबंध में या फिर संदर्भ में असत्य कथन को आपको छांटना है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, असत्य कथन कौन सा है, और इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से इसको देखेंगे। पहला, यह राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरा है, धन विधेयक, सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक आदि पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा यहाँ संघ सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपको असत्य कथन छांटना है। इसके आंसर बताने से पहले मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें और मिल सकती है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इसका अनुच्छेद पूछा जाता है, एक इससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अनुच्छेद आपको याद रखना है 1, 2, 3, ठीक है। 123 इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, अध्यादेश जारी किया जाता है भाई। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, ये अध्यादेश जब जारी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, करते हैं, तो ये मंत्री परिषद के सलाह पर किया जाता है, ठीक है, मंत्री परिषद के सलाह पर किया जाता है। एक बार देखते हैं अध्यादेश होता क्या है, ठीक। अध्यादेश जारी करने की परिस्थिति क्या होती है, एक बार सबसे पहले देखेंगे तो अध्यादेश होता क्या है। ये एक प्रकार का कानून जैसा है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून के समान ही जो है इसका प्रभाव रहता है। ये कानून के समान है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर है। मंत्रिपरिषद की सहायता से, क्लियर, एक बार रुकिए, मंत्रिपरिषद की सहायता से या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह से इसे जारी किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी चीज़, अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब परिस्थिति इस प्रकार से निर्मित होती है कि संसद के, ठीक है, संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। मतलब संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सत्र में नहीं है और ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है कि तत्काल कानून बनाने की ज़रूरत है। अब संसद जो सत्र में नहीं रहेंगे, सदन सत्र में नहीं रहेंगे तो कानून कैसे बनेगा। तो ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि उनके सदन में नहीं रहने से, सत्र में नहीं रहने से कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई है, तब ये जारी किया जाता है। दूसरा चीज़, दोनों सदन में से कोई एक सदन ना हो। आपको पता है दोनों सदन होंगे तभी कानून बनेगा। एक सदन ना हो सत्र में, ठीक है, एक सदन सत्र में ना हो और ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि आपको क्या बनाना है, कानून बनाना है। अब यहाँ पे जारी किया जा सकता है क्योंकि ये कानून ही है। तीसरा चीज़ देखेंगे, जब लोकसभा विघटित हो गई हो। अगर आप स्मार्ट हैं तो इसको लिखते जाएंगे, सही है, क्योंकि ऐसे सुनेंगे तो बाद में आपको कन्फ्यूज़न होगा, बार बार फिर वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये नोट कर लेंगे, मेरे आवाज़ को सुन के ज़्यादा आप नोट करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा जब विघटित हो गई हो, ठीक है, विघटित हो गई हो, इस स्थिति में, अब विघटित हो गई है तो कैसे कानून बनेगा, ठीक है, क्योंकि पारित करना होता है। इस स्थिति में भी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है कि तत्काल क्या बनाने की ज़रूरत पड़ गया है, कानून बनाने की ज़रूरत पड़ गया है। अब ये तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया है, ये राष्ट्रपति की स्वाभाविक शक्ति नहीं होती है। दूसरा कथन देखेंगे, धन विधेयक, सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक आदि पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा संघ सूची, संवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, तो सही है ही, लेकिन राज्य सूची के विषय पर भी जारी कर सकते हैं यदि उस राज्य में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा हो। इसको भी आप लिख लेंगे। और लास्ट में आया है, अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। 44वां संविधान संशोधन ने कहता है कि इसकी न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकती है और इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि क्या तत्काल यहाँ कानून बनाने की ज़रूरत थी या नहीं। तो आपको पहले बताया जाता था कि अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो कि 38वां अमेंडमेंट था, लेकिन 44वां अमेंडमेंट के बाद इसे न्यायिक पुनर्विलोकन में डाल दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। तो वो कौन कौन से विधेयक हैं, ठीक है, जो कि जिसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति के पहले अनुमति की आवश्यकता होती है, ठीक, इसको देखेंगे। तो पहला है नए राज्यों का निर्माण संबंधी विधेयक, ठीक है। दूसरा है धन विधेयक। उसके बाद देखेंगे तीसरा है राज्यों के नाम, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन संबंधित विधेयक। ये तीनों सही हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो इसके अलावा और मैं कुछ बता देता हूँ आपको, जैसे कि है धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक तो हो गया। भारत की संचित निधि से व्यय संबंधी विधेयक, इसको आप लिख लेंगे, भारत के, ठीक है, संचित विधि से व्यय संबंधित विधेयक, ठीक, इसको देख लेंगे। इसे भी प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लगती है। इसके अलावा देखेंगे सरकारी विधेयक है, ठीक है, क्या कहा मैंने, इसके अलावा सरकारी विधेयक, इसे भी प्रस्तुत करने के लिए लगेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, पूछ सकता है कराधान, ठीक है, जो टैक्सेस से वो है कराधान संबंधी विधेयक, ठीक। तो इस प्रकार इन विधेयकों पे और आपको बात करना है और इस प्रकार जो है 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही आपके और बन जाएंगे। तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। सभी विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पहले अनुमति आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति नहीं है,
ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि कौन कौन सी शक्ति हैं जो हमें ऐसे प्रतीत तो होते हैं प्रथम दृष्टया कि ये राष्ट्रपति की स्वाभाविक शक्ति है, वो अपने इच्छा अनुसार प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो होती नहीं है। जैसे यहाँ पे देखेंगे निलंबनकारी वीटो, पहला है आपका निलंबनकारी क्या है, वीटो है। दूसरा पॉकेट वीटो, क्षमदान शक्ति का प्रयोग, संसद को संदेश भेजना। इस सभी को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये स्वाभाविक शक्ति हैं सभी के सभी, ठीक है, लेकिन इनमें से एक ऐसी शक्ति है जो उनके स्वाभाविक शक्ति नहीं है। तो पहला निलंबनकारी वीटो है, ये बिल्कुल इनकी स्वाभाविक शक्ति है, ठीक है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। पॉकेट वीटो भी इनकी स्वाभाविक शक्ति है, जितने टाइम तक अपने पास जो है विधेयक को रख सकते हैं, अनुमति ना देके या फिर एक बार विचार के लिए ना भेज के, तो उसे हम लोग पॉकेट वीटो कहते हैं। क्षमदान शक्ति का प्रयोग, इसको मैं बताऊंगा ये क्षमदान होती क्या है, अनुच्छेद 72 के तहत है, मैं आगे कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। ये इनकी स्वाभाविक शक्ति नहीं होती है, ठीक है, ये इनकी स्वाभाविक शक्ति नहीं होती है। संसद को संदेश भेजना इनकी स्वाभाविक शक्ति होती है। तो क्षमादान ये स्वयं क्षमा कर रहे हैं, ये भी इनकी स्वाभाविक शक्ति नहीं होती है, ये भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किया जाता है। तो इस प्रकार, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको ज़रूर लग रहा था होगा कि ये उनकी स्वाभाविक शक्ति है। अब सवाल उठता है कि वो कौन कौन से और शक्तियाँ हैं जो इनकी स्वाभाविक शक्ति नहीं है, ठीक है। स्वाभाविक शक्ति है जिन पे हमने बात कर लिया, 3 चीज़ आपको मिल चुका है, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो इनकी स्वाभाविक शक्ति नहीं है, तो एक एक करके आप नोट कर सकते हो। राष्ट्रपति के द्वारा जितनी भी नियुक्तियाँ की जाती है, ठीक है, जितनी भी नियुक्तियाँ की जाती है ये उनकी स्वाभाविक शक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति के द्वारा विदेश यात्रा, सोच सकते हो आप, विदेश यात्रा भी इनकी स्वाभाविक शक्ति या फिर इनकी जो है ना, इच्छा अनुसार ये शक्ति नहीं होती है। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, इसको भी आप लिख लो, ये भी इनकी स्वाभाविक शक्ति नहीं है। क्षमादान तो मैंने बता ही दिया है। संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना, ये भी इनकी स्वाभाविक शक्ति नहीं होती है, इसको भी आपको लिखना है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, आपको मैं बता दूं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति वो, ठीक है ना, परामर्श करके ही करते हैं कि किन्हें किन्हें मंत्री बनाना है, हालांकि नियुक्ति इनके द्वारा किया जाता है। तो ये भी इनकी स्वाभाविक शक्ति नहीं होती है। लोकसभा को भंग करना भी इनकी स्वाभाविक शक्ति नहीं होती है, ठीक है, इसको भी आपको लिख लेना। 124, 216 और 72 और 143 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसको अच्छे से देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के, ठीक, क्या कहा मैंने, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये 124 के तहत होता है, क्लियर है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे 216, इनफैक्ट इसको लिख लेना एक चीज़, ठीक है, ये 217 है, इसको लिख लेना, ये 216 था, इसको लिख लेना, ये आपके 217 है, क्लियर है, ये 217 है। इसके अंतर्गत जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और ये 72 है आपके क्षमदान शक्ति, मतलब जितने भी है क्षमा किए जाते हैं उनके द्वारा, ये क्षमदान शक्ति का प्रयोग आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 143 देखेंगे जो कि 143 है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से सलाह लिया जाता है। लेकिन 143 के अंतर्गत मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जब ये सलाह लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, तो वो सलाह जब देंगे सुप्रीम कोर्ट, इसको अच्छे से देखेंगे, जब वो सलाह देंगे तो इसे मानने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते। जो भी वो सलाह उनके द्वारा दिया जा रहा है, इसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते, मतलब मानना ही है ऐसा नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट सलाह देना ही है ऐसा भी नहीं है, लेकिन सलाह ज़रूर यहाँ से लेते हैं, और चाहे तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकती है। इसका मतलब यह है, अगर सरल शब्दों में कहूँ, और सलाह दिए गए हैं, जो भी सलाह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, राष्ट्रपति चाहे तो उसे नहीं मान सकता है, अगर उसे उचित ना लगे तो नहीं मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के CJI जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश है, सलाह देने हेतु बाध्य नहीं है। दूसरा, सलाह मानने हेतु प्रेसिडेंट भी बाध्य नहीं है, यही मैं कहना चाह रहा था। अब क्षमादान शक्ति पे एक बार अब और देख लेंगे, क्योंकि जितने आप चीज़ें समझेंगे आपके लिए आसानी होने वाली है, कि क्वेश्चंस में इतने सारे कवर करना भी अपने आप में एक टास्क होता है। क्षमादान शक्ति देखेंगे, सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि ये आर्टिकल, ठीक है, 72 के तहत यूज़ किया जाता। कितने प्रकार के समाधान शक्ति होते हैं उसको देखेंगे। पहला है, एक तो क्षमा करना, ठीक है, क्षमा करना है।
दूसरा है लघुकरण। ठीक, आपको पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी शक्ति इनकी क्षमादान शक्ति नहीं है। तो आपको अगर क्षमादान शक्ति याद है तो आप बिल्कुल इसको इजीली पहचान कर सकते हो। तीसरा है आपका परिहार। ठीक है, परिहार ये क्या क्या होता है मैं बताऊंगा। और विराम है एक, और एक है प्रविलंबन। ठीक, प्रविलंबन इसको आपको देखना है। क्षमा क्या होता है? सभी प्रकार की जितनी भी सजाएं हैं उनसे मुक्त कर देना क्षमा कहलाता है। जितने भी सजा है उनसे मुक्त कर देना क्षमा कहलाता है। लघुकरण देखेंगे, एक एक लाइन बताऊंगा। दंड की प्रकृति और दंड की मात्रा। दंड की प्रकृति क्या हो सकती है? 5 साल का कठोर है, मान के चलो कठोर कारावास है, या फिर मृत्यु दंड मिला है। ठीक है, तो इनकी प्रकृति है और दंड की मात्रा है, ये दोनों इसमें बदल जाती है। जब वो लघुकरण नाम से स्पष्ट है, यदि 5 साल का कठोर कारावास है या फिर इसको मृत्यु दंड से आप ले लो, यदि किन्हीं को मृत्यु दंड मिला है, ठीक है, तो उन्हें आजीवन कारावास, ठीक है, जिसे हम लोग उम्र कैद कहते हैं, आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। तो दंड की प्रकृति और दंड की जो मात्रा है दोनों चेंज हो गया इसमें। और परिहार क्या होता है? इसके जस्ट अपोजिट, इसमें प्रकृति नहीं बदलेगी। दंड की प्रकृति है, मान के चलो 5 साल का, ठीक है, 5 साल का उन्हें कठोर कारावास मिला है, लेकिन मात्रा कम हो जाती है। दंड की प्रकृति कठोर ही रहती है। ये 5 साल को 2 साल मान के चलो कर देते हैं, 2 साल कठोर कारावास में बदल दिए। तो इसको बिल्कुल समझेंगे, दंड की प्रकृति नहीं बदलेगी, दंड की मात्रा बदलती है। लघुकरण में दंड की प्रकृति और मात्रा दोनों बदलती है। विराम क्या होता है? विशेष परिस्थितियों में दिया जाता है, या तो कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है या पूर्ण रोक कर दिया जाता है। जैसे कोई महिला मान के चलो गर्भवती है, ठीक है, गर्भवती है, और इस केस में उन्हें अच्छे से मतलब जो सज़ा उन्हें मिली हुई है वो तो नहीं दिया जा सकता, तो इसे कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा, ठीक है, या फिर उन्हें पूर्ण रोक कर दिया जाएगा। यही है इसका विराम, अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ। प्रविलंबन क्या होता है? मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक कर दिया जाता है, उन्हें मिलेगी लेकिन कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से उसे रोक दिया जाता है। तो ये आपका प्रविलंबन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार आपको मैंने क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन, इसको मैंने अच्छे से समझा दिया है। एक चीज़ याद रखना, ये उनकी स्वाभाविक शक्ति नहीं होती है। क्षमा जो करते हैं राष्ट्रपति, ये स्वयं से नहीं करते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये स्वयं से नहीं करते हैं, उनकी स्वाभाविक शक्ति नहीं होती है। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ों पे बात कर ली है। भले क्वेश्चनों की संख्या 18 या 20 रही है, लेकिन इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन में 5-5 या 6 क्वेश्चनों पे हमने बात कर ली है। इस प्रकार आपके टोटल क्वेश्चन नंबर जो हो जाते हैं और 80+ हो जाते हैं। तो 80+ क्वेश्चनों पे हमने बात कर ली है राष्ट्रपति से संबंधित, ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आना भी है, क्योंकि सभी चीज़ों पे हमने बात कर ली है। ये बिल्कुल नया चैनल था आपके लिए, जहाँ पे इंडियन जीएस और इंडियन जीके, जैसे देखेंगे इंडियन जीएस है और जीके है, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों पे, ठीक है, या फिर टेस्ट सीरीज के तौर पे या फिर एमसीक्यू के तौर पे यहाँ पे बात की जाएगी, और सभी विषयों पे ये लाया जाएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहता है, और बिल्कुल ये वर्तमान परीक्षाओं के तरीकों या फिर पैटर्न को देखते हुए ही ये बनाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को नहीं बदलते हैं तो एग्ज़ाम आपको, है ना, आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि अभी का जो वर्तमान परिदृश्य है एग्ज़ाम में पूछने का क्वेश्चन, वो पैटर्न यही है। और हमने लगभग 4 से 5 पैटर्नों पे बात की है, और उस पर आपको प्रैक्टिस करना है। आप कितने भी पढ़ लो, बिना प्रैक्टिस, बिना क्वेश्चन लगाए वो निरर्थक साबित हो सकती है। इसलिए रिस्क ना लेवें, अच्छे से क्वेश्चन करें और अच्छे तरीक़ों से करें, अच्छे पैटर्न में करें, तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलती है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।